अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आई होप सब सारे ठीक होंगे। वेलकम करते हैं आपको कंप्यूटर टेस्ट सर्विसेज एकेडमी के डिस्कशन फोरम पर। अच्छा बेटा, आज थोड़ी सी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकता, लेकिन इंशाल्लाह बातें आपको समझ आ जाएंगी। जो लोग अभी तक एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर सके वो लोग इस नंबर पर, ये जो नंबर मैं सर्कल किया है मैंने, इस पर कॉन्टैक्ट कर कर एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। 2017 के जो पहले पेपर्स हैं, पहला टेस्ट है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आज हमने डिस्कशन करनी है। लेक्चर आपने पूरा सुनना है। इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपको आने वाले पेपर्स में काम आएंगी। और ज़री सी बात है, आजकल पीपीएससी एफपीएससी में न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन का समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं इस्तमस के बारे में कि इस्तमस क्या है। अब इस्तमस को समझने के लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर उसने लिखा है कि जी, खुश्की का वो हिस्सा जिसके दोनों अतराफ पानी हो और खुश्की के दो बड़े हिस्सों को मिलाए। खुश्की का वो हिस्सा जिसके दोनों तरफ पानी हो और खुश्की के दो बड़े हिस्सों को मिलाए। यानी आप ये सिंपल सी बात इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह एक नहर के ऊपर ब्रिज होता है ना, पुल। अब नहर के दोनों साइड पे पानी होता है, लेकिन वो दो सड़कों को मिला देता है, ठीक है। वो दो खुश्की के बड़े, ये सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ। नहर के पुल को आप इस्तमस नहीं कह सकते। जस्ट एक एग्जांपल कोड कर रहा हूँ यहाँ पर। जिस तरह फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, इसको आपने देखना है। ये आपका इस्तमस है, यहाँ पर आपका एक खुश्की का बड़ा टुकड़ा है, ये आपका खुश्की का बड़ा टुकड़ा है, और ये जो इस्तमस वाली लाइन है इसके इर्द गिर्द ये सारा का सारा वाटर है, ठीक है। यानी इस्तमस की जो पट्टी होती है उसके अपने इर्द गिर्द सारा पानी होता है और ये दो खुश्की के बड़े टुकड़ों को आपस में मिला देती है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा तारीख़ी हवाले से बड़ा अहम क्वेश्चन है कि बालाकोट की जो जंग है या बालाकोट की जो लड़ाई है 1831 में हुई थी, और अक्सर पेपर्स में आपसे पूछा जाता है कि सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद ये किस जंग में शहीद हुए थे या किस लड़ाई में और किस मकाम पर शहीद हुए थे। तो 1831 में बालाकोट पर इनकी शहादत का वाक़या है। और यहाँ पर आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रंजीत सिंह का मुजस्मा लगाया था, जिसे एक शख्स ने तोड़ दिया। और उसने सिर्फ इसी वजह से उसको मुजस्मे को तोड़ा था कि उसके बकौल रंजीत सिंह कोई पाकिस्तान का हीरो नहीं था, ना ही वो मुसलमानों का हीरो था। मुसलमानों के हीरो तो ये सैयद अहमद शहीद और इनके जो दोस्त थे इस्माइल शहीद, ये थे, क्योंकि इन्होंने रंजीत सिंह के ख़िलाफ़ जहाद का ऐलान किया था, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये बड़ी बात काबिल गौर है कि सैयद अहमद शहीद और इनके जो दोस्त थे इस्माइल शहीद, इन्होंने सिख आर्मी के ख़िलाफ़ जंग की। और ये सिख आर्मी आपको पता है रंजीत सिंह की आर्मी थी, बालाकोट के मकाम पर 1831 में। अब आप लोगों से मेरा सवाल है, बल्कि आप लोगों से क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि मुसलमानों की तरफ से तो सैयद अहमद शहीद और इस्माइल शहीद थे, और रंजीत सिंह की आर्मी को जो लीड करने वाले लोग थे वो दो थे। एक कमांडर का नाम उनमें हरी सिंह था। क्या नाम था जी, यहाँ पर ये मैं लिख देता हूँ, हरी सिंह। और दूसरे कमांडर का नाम था शेर सिंह। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि रंजीत सिंह की आर्मी को जो कमांड कर रहे थे कमांडर्स, उनके क्या नाम थे। तो दूसरे का नाम क्या था, शेर सिंह। ये भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके तकरीबन 5-6 क्वेश्चंस बन गए हैं जो आपको आने चाहिए और आपको इनकी मालूमात मुकम्मल होनी चाहिए कि ये जो बालाकोट का मकाम है 1831 में, यहाँ पर लड़ाई लड़ी गई रंजीत सिंह की आर्मी और सैयद अहमद शहीद और उनके दोस्त इस्माइल शहीद के दरमियान, ठीक है जी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर्स में। अक्सर आपसे आजकल पूछा जा रहा है पीपीएससी एफपीएससी के पेपर्स में कि हाइपोथर्मिया क्या है और हाइपोथर्मिया की रेंज क्या है। पेपर्स में तो सिर्फ यही पूछा जा रहा है फ़िलहाल कि हाइपोथर्मिया क्या है। इसका जवाब सिंपल से ये है कि अगर आपकी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर से आपका टेम्परेचर नीचे चला जाए और आपका जिस्म ठंडा हो जाए तो आप इसको हाइपोथर्मिया कहते हो। लेकिन आने वाले पेपर्स में वो आपसे पूछ सकता है कि हाइपोथर्मिया की रेंज क्या है। तो बेटा, अगर मैं सेंटीग्रेड की बात करूं तो नॉर्मल इंसान का जो टेम्परेचर है नॉर्मल, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और अगर इससे नीचे जाकर आपका टेम्परेचर 35 डिग्री तक चला जाए तो इसका मतलब है कि आप हाइपोथर्मिया का शिकार हैं। जहन में रखिएगा, अगर 37 डिग्री से आपका टेम्परेचर गिर कर 35 डिग्री या उससे नीचे चला जाए तो आप हाइपोथर्मिया का शिकार हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर फ़ारेनहाइट में बात की जाए तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.5 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है जी, 98.5 फ़ारेनहाइट। और अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 98.5 फ़ारेनहाइट से गिर कर 95 फ़ारेनहाइट हो जाए, 95 फ़ारेनहाइट, तो भी आप हाइपोथर्मिया का शिकार हैं। इवन आपसे ये आजकल इंटरव्यू के क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि हाइपोथर्मिया का एमसीक्यूज़ तो आपने पढ़ रखा है, लेकिन उसकी रेंज बताएं। तो सेंटीग्रेड में क्या हो गई जी, 35 डिग्री या उससे नीचे, और फ़ारेनहाइट में क्या हो गया, 95 फ़ारेनहाइट या उससे नीचे।
उसके बाद बेटा एक नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद या उसकी फाउंडेशन किसने रखी थी। तो जनाब इसके फाउंडर थे बिल गेट्स साहब और इनके एक दोस्त जिनका नाम था पॉल जी एलन। इन दोनों दोस्तों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखी। और आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस सन में ये बुनियाद रखी गई थी। तो 1975 इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर आपको पता ही है कि यूएसए में मौजूद है। ये जितनी भी जो टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हैं ना, या आपका फेसबुक है, व्हाट्सएप है, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे यूएसए में ही मौजूद हैं। तो बिल गेट्स और पॉल जी एलन ने इसकी बुनियाद रखी है 1975 में। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और आज के टेस्ट में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसी डिस्कशन में से। उसके बाद चलते हैं बेटा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की डिस्कशन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास ये बड़े एक इम्पोर्टेंट गवर्नर थे नसीरुद्दीन कबाचा। इनका नाम बड़ा मशहूर है, लेकिन किस हवाले से मशहूर है? पीपीएससी के पेपर्स में तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नसीरुद्दीन कबाचा जो है किस शहर का गवर्नर था। तो याद रखिए ये गवर्नर था मुल्तान का। कहाँ का गवर्नर था जी? मुल्तान का। लेकिन नेक्स्ट वो आपसे पेपर्स में ये पूछ सकता है कि इसको मुल्तान का गवर्नर किसने बनाया था। तो बेटा 1203 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी साहब ने इसको मुल्तान का गवर्नर अपॉइंट किया था। ठीक है जी। इसकी डेथ इंडस रिवर के ऊपर हुई थी और डायनेस्टी से इसका ताल्लुक़ था, स्लेव डायनेस्टी से इसका ताल्लुक़ है। इसका दौरे हुकूमत आप बल्कि इसको छोड़ दें, आप बस इतना याद रखें कि नसीरुद्दीन कबाचा जो है मुल्तान का गवर्नर रहा है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने इसको 1203 में अपॉइंट किया और डेथ इसकी इंडस रिवर पर हुई है। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके बाद एक बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर ये बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है। ठीक है जी। अब बेल्फोर डिक्लेरेशन को समझने के लिए मैं यहाँ पर एक पेज ऐड कर लेता हूँ थोड़ा सा ना, ताकि आपको बातें समझ आए। जस्ट 1 मिनट आप मुझे देंगे। अच्छा जी, तो बेल्फोर डिक्लेरेशन की बेटा अगर मैं बात करूँ आपके सामने, तो याद रखिएगा कि मुझे 10 सेकंड दें आप, थोड़ा सा स्लाइड को मैं चेंज कर लूँ। अच्छा जी, ये आगे जी बेल्फोर डिक्लेरेशन के बारे में एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये बेल्फोर डिक्लेरेशन क्या है। तो बेटा याद रखिए कि बेल्फोर डिक्लेरेशन जो है 1917 में ये हुआ था, जब पहली जंग अज़ीम चल रही थी। अब 1917 में यूके की गवर्नमेंट ने, ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इसराइलियों को यानी यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर जगह दी जाएगी। ये जो आजकल फ़लस्तीन और इसराइल का इशू चल रहा है ना, उसकी बुनियाद यही बेल्फोर डिक्लेरेशन है। ये मुख्तलिफ़ यूरोपियन कंट्रीज़ ने मिलकर, जिसका जो कहते हैं कि ठेकेदार बना था आपका जो मुल्क है यूके ने 1917 में ये ऐलान किया था इस मुआहदे के ज़रिए, इस फैसले बेल्फोर डिक्लेरेशन के ज़रिए कि जनाब इनको इसराइलियों को, यहूदियों को फ़लस्तीन के अंदर जगह दी जाएगी और फ़लस्तीन में इनकी रिहाइश गाहें तामीर की जाएगी। और ये सारी की सारी आपको पता है गैर कानूनी कॉलोनियाँ हैं और मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। बहरहाल यही कुछ है बेल्फोर डिक्लेरेशन में। उसके बाद बेटा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ अर्सा पहले एक बच्चे ने पूछा था, मुझे याद नहीं मैंने उसका जवाब दिया था या नहीं। मैं बहरहाल आज भी उसका जवाब दे देता हूँ। हो सकता है मैं वहाँ पर उस दिन ना बता सका हूँ। एक बच्चे ने पूछा था कि सर ये जो बफर स्टेट है ये क्या होती है? व्हाट इज़ बफर स्टेट? जो क्वेश्चंस आप डिस्कशन फोरम पर पूछते हैं उनके आंसर्स भी यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने बताया था नहीं या नहीं। अगर नहीं बताया था तो मैं बता देता हूँ कि बफर स्टेट क्या है। बेटा बफर स्टेट एक ऐसी स्टेट को कहते हैं जो बड़े 2 स्टेट्स के दरमियान में फंसी हुई हो। ठीक है, यानी 2 बड़े मुल्क हों और उनके दरमियान एक कोई कमज़ोर सी, बिल्कुल जिसकी इकोनॉमिक बदहाली का शिकार हो, जो ना कोई इसके पास एटॉमिक वेपन्स हों, और वो 2 बड़े मुल्कों के दरमियान फंसा हुआ हो, तो उसे आप बफर स्टेट कहते हो। बफर स्टेट जैसे अगर मैं एग्जांपल इस वक्त कोड करूं तो भूटान जो है चाइना और इंडिया के दरमियान एक बफर स्टेट है। ठीक है, भूटान और इंडिया के दरमियान, भूटान और चाइना के दरमियान भी काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स हैं। वैसे इंडिया सम टाइम उसको सपोर्ट करता है भूटान को, और अगर भूटान और इंडिया का कोई डिस्प्यूट हो तो चाइना उसको सपोर्ट करता है भूटान को, क्योंकि इंडिया और चाइना आपको पता है एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं। बहरहाल भूटान इतनी पावरफुल स्टेट नहीं है, इसलिए भूटान को आप इंडिया और चाइना के दरमियान एक बफर स्टेट कह सकते हो। ठीक है, तो सिंपली सी बात यह है कि एक बिल्कुल जो कमज़ोर सी गवर्नमेंट हो, कमज़ोर सा मुल्क हो 2 बड़े मुल्कों के दरमियान, तो उसे आप बफर स्टेट कह सकते हो, जो बेचारा हमेशा ही उसके सर पर ख़तरा मंडलाता रहता है। क्योंकि अगर ये 2 बड़ी स्टेट्स आपस में लड़ पड़ें या कोई एटॉमिक वार हो जाए तो ज़ाहिर सी बात उस बफर स्टेट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
ठीक है बेटा। तो यही क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट। मज़ीद कोई क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो आप डिस्कशन फोरम पर पूछ सकते हैं। थोड़ा सा मैं फिर से आपको सॉरी बोलता हूँ बेटा कि आज ज़रा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि बातें आपको ठीक से समझा सकूँ। आज मुझसे बोला नहीं जा रहा ठीक से। बहरहाल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इसको अच्छे तरीके से तैयार करें। आज के टेस्ट में इसमें से क्वेश्चन शामिल होंगे। स्टे ब्लेस्ड।